हेलो फ्रेंड। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं भारत के भौतिक स्वरूप जो एक्सरसाइज 2 है क्लास 9th की ज्योग्राफी का, उसके बारे में। तो आपको पता है कि पहले हम लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं, तत्पश्चात जो इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन होती है उसका क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं और जो सब्जेक्टिव होता है वो हम आपको लिखवाते भी हैं। तो चलिए, जैसा कि लाइन में आप पहला लिखा हुआ है कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। तो यह बात सही है कि भारत जो है विभिन्न स्थलाकृतियों वाला जो है एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां से दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। तो बिल्कुल बात है कि अगर आप अपने घर के आसपास रह रहे हैं तो आप जिस भी भूभाग पे रहे, चाहे पर्वतीय पे रह रहे हैं या फिर आप विशाल मैदानों पे रह रहे हैं, तो आप उसके बारे में भली-भांति परिचित ही होंगे। और यदि पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली-भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां जो हैं वो पाई जाती हैं, जैसे कि पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह। इस सब के बारे में हम डिस्कस करने ही वाले हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूखंडों ने इसे गलत साबित किया। ठीक है, हाल के भूकंपों ने इसे जो है वो गलत साबित करता है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। हिमालय की बात कर रहा है, जो आप हिमालय पर्वत पे हैं वो वाली। और अगर बात करें उत्तरी मैदान वाले, तो आप उत्तर प्रदेश, बिहार वाले जो भूभाग है आप उसको देख सकते हैं। तो ये सब उत्तरी मैदान है। भूगर्भीय वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। अस्थिर मतलब हिमालय पर्वत जो है वो स्थिर नहीं है, वो अपने आकार को और बढ़ा रहा है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृतियां को दर्शाता है, जिससे ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां, ठीक है, तेज बहने वाली जो है वो नदियां, इसको नीचे कर लो, बहने वाली नदियां। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ हिमालय पर्वत की नई श्रृंखला के बारे में। आप देखिए, हिमालय पर्वत का जो है वो मैप दिया हुआ है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हिंदू कुश पर्वत है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, हिमालय पर्वत को कई भागों में बांटा गया है। जो आप ये वाली जो भाग देख रहे हैं ये काराकोरम है। उसके नीचे जो आप देखिएगा तो लद्दाख श्रेणी है। उसके नीचे अगर आप देखिएगा तो जास्कर श्रेणी है। ठीक है, उसके पश्चात आप देखिएगा तो ये शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, इस प्रकार से जो है हिमालय को बांटी गई है। आप ये वाली भाग तिब्बत चीन की देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कैलाश श्रेणी दिखेगा। ये सब हिमालय का ही जो है सो भाग है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बारालाचा आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको किला दिखेगा। यहाँ पे मानसरोवर झील दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे पर्वत हैं। यहाँ पर एवरेस्ट पर्वत दिखेगा, कंचनजंगा यहाँ पर दिखेगा, बुमला दर्रा यहाँ पर दिखेगा, फिर आपका नामचा बरुआ दिखेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो काराकोरम दर्रा दिखेगा। ये आप देखेंगे तो कुनलुन श्रेणी दिखेगा। फिर यहाँ पर असील दर्रा दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे हिमालय का जो पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे तो इसी के आसपास से जो है हमारा यमुना नदी की ये बहाव है। ये आप देख रहे हैं, ये आपको गंगा नदी का है। फिर आप ये अगर देखेंगे तो घाघरा नदी बह रही है। ये आपको चंबल नदी का मैप दिख रहा है। ये आप देखेंगे सोन नदी का मैप देख रहे हैं। सोन नदी और गंडक नदी दोनों मिल जाती है किसमें? गंगा नदी में। ठीक है, ये जो है आपका गंगा नदी का मैप, यहाँ गंगा नदी का ये आ रही है। और यहाँ पर ये कोसी नदी का है। ठीक है, ये आप देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी है। जो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है और ये ब्रह्मपुत्र ऐसे बहते हुए जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर भारत में जो है सो असम राज्य को होते हुए फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, तो ये आपका रही मतलब भारत की मैप। इसमें कुछ माउंटेन श्रेणियां थी, जैसे कि हिमालय, कुछ नदियां की थी, वो सब भी हम डिस्कस यहाँ पर कर चुके हैं। आई होप कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। छोटा सा मैप थी भारत की, हिमालय नदी को दर्शा रही थी।
अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम उत्तरी मैदान जो जलोढ़ निक्षेपों से बना होता है। जलोढ़ का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो इलाके बाढ़ वाले प्रभावित इलाके होते हैं वहां पे जलोढ़ मृदाएं जो है बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे बात करें प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैली वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना होता है। तो उत्तरी मैदान जो सबसे ज्यादा किससे, जलोढ़ निक्षेपण से बना होता है। मुख्य भौगोलिक वितरण की अगर हम बात करें तो भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसा कि चित्र 2.2 में आपको दर्शाया भी गया है, हम आगे देखेंगे। अब इसमें कौन कौन सी जो है वर्गों में बांटा गया है, तो पहला तो है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठा जो है वो है आपका द्वीप समूह। द्वीप किसको बोलते हैं, प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, तटीय क्या किसको बोलते हैं, ये सब हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, आप चिंता ना करें। अब यहाँ पे क्या है, हिमालय पर्वत के बारे में थोड़ा सा हम प्रकाश डाल लेते हैं। हिमालय पर्वत पे तो भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तार हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत जो है वो श्रृंखलाएं पश्चिम पूरब दिशा में सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। सिंधु नदी है और ब्रह्मपुत्र भी जो है एक नदी है। हिमालय जो है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों जो है अवरोधों में से एक है। कौन सा, असम अवरोध, ठीक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। मतलब देखिए जैसे जो आप देख रहे हैं हिमालय इस श्रेणी में बांटा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं अर्धवृत्त जो है उसका निर्माण ये कर रहा है और ये लगभग लगभग जो है 2400 किलोमीटर है, ठीक है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है लंबाई में। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है। अगर आप कश्मीर की बात करें तो वो 400 किलोमीटर है, ठीक है। अगर आप कश्मीर के बारे में अगर हम बात करें तो कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। थोड़ा सा एक बार मैप को भी फिर से देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये जो है इसकी बात हम कर रहे हैं इस वाले भूभाग के, तो ये जो है ये 400 किलोमीटर है और ये वाली जो है वो 150 किलोमीटर। जैसा कि आप यहाँ पर देखे हैं कि यहाँ पर लिखा भी है कि जो है ये 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर जो है वो आपको देखने को मिलता है। अब जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। पश्चिमी वाले जो भाग किधर हो जाएंगे, जो इधर वाले जो भाग होते हैं वो पश्चिमी होंगे और इधर वाले जो है वो पूर्वी होंगे, क्योंकि आपको मैप के बारे में हमने बड़ी डिस्कस से बात किया है एक्सरसाइज 1 में, तो आई होप कि आपको मैप देखने में परेशानियां तो अब नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि आपने पूरे देशांतर विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा है। इस श्रेणी के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक जो है वो सतत श्रृंखला है। यह जो है सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, ठीक है। इसमें जिसमें जो है वो 600 मीटर, जिसमें जो है 600 मीटर जो है की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर है। अब मुख्य शिखर में कौन कौन से आते हैं वो हम अगर बात कर लें तो पहला तो आता है माउंट एवरेस्ट, दूसरा है कंचनजंगा, तीसरा है मकालू और चौथा है आपका धौलागिरी। अब इसमें आपको याद करने वाली बात क्या है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो किस देश में है, तो नेपाल में है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8848 मीटर जो है इसका ऊंचाई है। कंचनजंगा जो है वो भारत में पाई जाती है, मकालू नेपाल में पाई जाती है और धौलावीरा जो है वो भी आपको नेपाल में ही देखने को मिलेगा। धौलावीरा की ऊंचाई 8172 है, मकालू की ऊंचाई 8481 है और कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट श्रृंखला के बारे में। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक श्रृंखला है नंगा पर्वत जो आपको भारत में देखने को मिलेगा। इसकी ऊंचाई 2126 है। उसके पश्चात हम देखेंगे अन्नपूर्णा, जिसकी जो किस देश में है, तो नेपाल में है। नंदा देवी किस देश में मिलेगा, भारत में। कामेट भारत में, नामचा बरुआ भारत में और गरुला जो है मानतता ये आपको नेपाल में देखने को मिलेगा।
आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट याद करनी है, इतनी ऊंचाई वाली सभी को आप याद नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन कुछ जो शुरुआत में मैंने दिखाया था उसको आपको याद करना है। महान हिमालय के बलय की प्रकृति जो है वो असीमित है। हिमालय के इस भाग का क्रूड ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का जो है प्रवाह होता रहता है। यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका डिस्कशन हम लास्ट में करते हैं, आपको पता है। पहले हम एक्सरसाइज को जो है वो पढ़ लेते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमने उसको सर्कल आउट करते चला गया है, तो आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक जो है वो असम में। ठीक, हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक जो है वो असम में है एवं हिमाचल प्रदेश या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। ठीक है, हिमाचल या फिर निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इस श्रृंखला का निर्माण जो है मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैली से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के बीच तथा चौड़ाई अगर हम बात करें तो 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार एवं महाभारत जो है सो श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगरू एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, इसका डिस्कशन हम लास्ट में करेंगे। आप देख लेना, एटलस में मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत कैसे देखो तथा उन राज्यों के नाम लिखे जहां वे स्थित है। तो आपको पता है कि नैनीताल की बात करें या मसूरी की बात करें, ये सब यूके में है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब हम आगे अगर हम बात करें आगे की पॉइंट की, तो क्या है कि हिमालय की जो ऊंचाई है, हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला को हम लोग शिवालिक कहते हैं। इसकी चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच में जो है वो स्थित है। क्या बोल रहा है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला, हमने अभी बात किया था हिमालय के सबसे नीचे अगर बिहार साइड में अगर आप देखेंगे तो वो आपको दिखेगा शिवालिक श्रेणी। तो इसकी चौड़ाई कितनी है, 10 से लेकर के 50 किलोमीटर और ऊंचाई जो है 900 से लेकर के 1100 मीटर के बीच में है। ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा पाई गई असंगठित अवसादों से बनी है। ये जो है घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं जैसे कि देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। समझ में आ रहा है दून किसको बोलते हैं? फिर से देखिए, ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को हम लोग क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं। तो देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून जो है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम दून कैसे किसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगला पेज को हम देखें, माफ कीजिएगा। अब यहाँ पर एक बार मैप को हम फिर से देख लेते हैं, हमने पहले भी देखा और भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो ये ऊपर में पामीर ग्रंथि है, कुल्लून श्रेणी है, हिंदूकुश है, ये पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है जिसमें सुलेमान श्रेणी आपको यहीं पर मिलेगा। आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो सुलेमान श्रेणी के बारे में भी डिस्कस किया जाता है। ये आपका सिंधु नदी है या यूं कह सकते हैं इंडस नदी है। इंडस नदी के बाद देखिए झेलम है, रावी है, सतलुज है और ये सब मिल करके सिंधु नदी में जाती है और फिर सिंधु नदी अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। ये आप देखेंगे भारतीय मरुस्थल है, आपको पता होगा भारतीय मरुस्थल का नाम जो है वो थार है। अब यहाँ पर देखिए कि काराकोरम श्रृंखला आपको यहाँ पर दिखेगा और कीटू जो है वो ये भी यहाँ पे दिखेगा, कीटू। ये देखिए लद्दाख श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी है और शिवालिक श्रेणी का हम थोड़ा देर पहले बात किए हैं, वो यही शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, आप देख रहे हैं शिवालिक श्रेणी, तो देखें आप यूपी का भी कुछ क्षेत्र ले रहा है, कुछ बिहार का क्षेत्र ले रहा है, कुछ उत्तराखंड का क्षेत्र जो है यहाँ पर ले रहा है। फिर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में कुछ है, असम में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी यहीं पे है। नदी के बारे में हमने यहाँ पर जो भी नदी है सबके बारे में भी बात कर ही लिए थे, तो हम दोबारा यहाँ पर बात नहीं करेंगे और हम इस मैप को देखते हुए आगे जो है वो बढ़ जाएंगे। यहाँ पे संपूर्ण भारत की मैप आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है,
यहाँ पर आप देख रहे हैं दक्कन का पठार है, आप देखेंगे दक्कन का है, ये मालवा का पठार, ये बिंद श्रेणी है, ये सतपुरा श्रेणी है। ठीक है, तो ये पर्वत जो है आप देखिए नीलगिरी पहाड़ी आपको यहाँ पर दिखेगा, पश्चिमी घाट यहाँ पे और पूर्वी घाट यहाँ पे। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैप को हम जो देखते हैं तो ऊपर वाले जो साइड है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए, नीचे वाले जो भूभाग वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए। जब वो ऊपर है और ये दक्षिण में है, उत्तर दक्षिण में है, इधर वाले भाग को जो बे ऑफ बंगाल है उसको हम पूरब ही बोलेंगे, इसलिए हम इसको पूर्वी घाट ही बोलते हैं। और ये पश्चिम अरब सागर पड़ती है, इसलिए हम आपको यहाँ पे पश्चिमी घाट के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट दिए हुए हैं, उसको भी आप देख ही लीजिए। देखिए यहाँ ये जो सबसे गहरी में आप देख रहे हैं ना, ये जो गहरी से में आप देख रहे हैं, इसकी हाइट आपको यहाँ पे दिखा रहा है 1200 से ऊपर मीटर में। उससे थोड़ा जैसे जैसे कलर डाउन होती जा रही है वैसे वैसे इसका जो ऊंचाई है मीटर में वो भी डाउन होती जा रही है। आप यहाँ पर देख रहे हैं। शिवालिक की जो है वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो अभी आपने देखा भी था शिवालिक की जो हाइट है वो कितनी दिखाई गई है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था जो है सो ये देखिए हिमालय के शिवालिक से कितना 900 से 1100 मीटर के बीच में। ठीक है, तो आप इतना पॉइंट को आप देखेंगे क्योंकि जो इसमें दिया रहता है ना एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए हम अब बात कर रहे हैं हिमालय पर्वत के बारे में, तो चलिए हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। इससे इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूरब तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच हिमालय के भाग को हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, लेकिन पश्चिम से पूरब तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के कश्मीर तथा हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच की जो भाग है उसको हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। काली तथा तीस्ता नदियों नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता और दिहांग नदियां असम हिमालय के सीमांकन करती है। समझ में आ रहा है? फिर हिमालय की कुछ श्रेणियां जो है नाम आप भी पता कर सकते हैं उस मैप को देख करके जो हमने अभी मैप आपको दिखाया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे की। तो ब्रह्मपुत्र हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। देखिए अब मैं बताऊं एक पॉइंट में बताऊं, जैसे मान लो यहाँ पर जो है ये हिमालय माउंटेन, इतना ऊंचा हिमालय माउंटेन जैसे मान लेते हैं सॉरी, इसकी निचली वाली भाग जो होगी वही भाग तो ढलान होगी ना, तो ढलान होगी तो वहीं से पानी निकलेगी। इसलिए ये बोल रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना वो चीन माने तिब्बत से बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। इसलिए बोल रहा है कि ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक है, पूर्वी सीमा जो है वो हिमालय की बनाती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। दिहांग महाकालेश्वर गाज के बाद हिमालय पश्चिम की ओर एक तीखी मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के, ठीक है, भारत के पूर्वी सीमा। अब यहाँ पर देखिए भारत की पूर्वी सीमा किसको बोलते हैं, हमने अभी आपको बताया था ये भारत की पूर्वी सीमा है। देखना ये सब जो है भारत की पूर्वी सीमा की ओर आपको इंगित करता है। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं कि साथ फैला हुआ है। इन्हीं पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। किसी उसी को हमने जो बात किया उसको, ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर के गुजरती है। अब उत्तर पूर्वी राज्य कौन होता है वो भी आप देख लो। ये जो बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये सभी होते हैं 7 सिस्टर स्टेट होते हैं। इसमें आपको आप देखेंगे तो यहाँ पर सिक्किम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, फिर जो है सो आपको अरुणाचल प्रदेश है, असम है, ये सब आपको इसमें देखने को मिलता है। अब हम आगे की अगर हम बात करें उत्तरी मैदान की बात कर लेते हैं। तो उत्तरी मैदान के बारे में बात करें तो उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली जैसे कि सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदियों से बना हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना होता है। तो जहाँ पे नदियां जो हैं मिट्टियां को प्रवाह करके लाती हैं उसे हम जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र ही बोलते हैं। लाखों वर्षों से हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन या यूं कहें द्रोणी में जलोढ़ का निक्षेप हुआ है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। तो जलोढ़ मृदाएं जो होती हैं वो उपजाऊ होती हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे खनिज के
द्रव्य रूप होते हैं जो उस मिट्टी में मिले होते हैं। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल है। यह मैदान जो है लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से लेकर के, ठीक है, 240 से लेकर के, एक मिनट, हाँ, 240 से लेकर के 300 किलोमीटर चौड़ा है। 320 किलोमीटर जो है वो चौड़ा है। 240 से लेकर के 320 किलोमीटर तक है जो वो वहाँ पर चौड़ा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, आप इसको याद कर लेना। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जहाँ लोगों का निवास स्थान है। ये आप कैसे याद करोगे? सबसे पूछेगा आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप कौन सा है, तो आप रखिएगा माजुली। माजुली जो है वो नदी द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा, और ये किस नदी में है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है क्या इस पे मनुष्य रहते हैं या कोई मानव रहता है या कोई लोग रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है, अब अगला जो है यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। सघन जनसंख्या का मतलब होता है जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में वहां पर है। समृद्ध मृदा आवरण है, पर्याप्त पानी की उपलब्धता है एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक जो है वो उत्पादक क्षेत्र है। मतलब भारत में जो जलोढ़ मृदाएं होती है वो तो होती है उपजाने वाला या उपजाऊ भूमि तो होती है, क्योंकि फर्टाइल उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो फर्टाइल मिट्टी होती है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है अत्यधिक उपजाऊ, तो जहाँ पे अत्यधिक उपजाऊ होंगे वहां पे जो जनसंख्या घनत्व जो है वो भी आपको होगा। आपको पता ही है कि बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आपको देखने को मिलता है। भारत का सब राज्यों में से बिहार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीप का निर्माण होता है। अब देखो, जैसे मान लीजिए बताते, ये नदी जो है वो बहती हुई आ रही है। अब मुझे ये बताओ कि अगर नदी इधर से इधर बह रही है तो ढलान किधर होगी? इधर ढलान होगी या इधर ढलान होगी? ढलान इधर होगी, क्योंकि जिधर ढलान होगी नदी उधर ही जाएगी। अब ये बताओ कि अगर इधर से नदी ढलान होकर इधर जा रही है, तो अगर इधर जो मिट्टी वगैरह जो कटाव करेगी नदी अपने जो है मोड़ पे, तो मिट्टी कहाँ लेके जाएगी? इधर लेके जाएगी या इधर लेके आएगी? तो इधर लेके आएगी। तो इधर जो ढलान थी वो ढलान इधर तो बरकरार रहेगी, लेकिन जो भी मृदा नदी लेके आती है वो इस मोड़ पे छोड़ती चली जाती है, जिस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि द्वीपों का निर्माण हो जाता है। और द्वीप किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए ये पूरे पानी का एरिया है, यहाँ पे छोटे से जमीन का टुकड़ा आपको ऊपर देखने को मिलेगा और चारों बगल जो है वो आपको पानी देखने को मिलेगा, तो इस भूभाग को हम क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। अर्थात जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे ही तो हम द्वीप बोलते हैं। जैसे आप देखिए गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये सब जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वहां पे बहुत सारे द्वीप का निर्माण हो चुका है। आप सुंदरबन वगैरह भी आप वहीं पर देख सकते हैं। ठीक है, सुंदरबन वाले क्षेत्र में। चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं कि नदी जो है अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हमने जैसे आपको सिखाया, अभी बताया कि ये नदी का टुकड़ा है, नदी यहाँ से दोनों नदी तीनों नदी यहाँ पे आ रही है, तो छोटा मिट्टी का टुकड़ा यहाँ जमा हुआ, यहाँ जमा हुआ, यहाँ जमा हुआ, तो जो नदी अभी एक धारा में बह रही थी वो नदी अब क्या इधर से भी बहेगी, इधर से भी बहेगी, इधर से भी बहेगी और इधर से भी बहेगी, तो इसलिए बहुत सारे धाराओं में बट जाते हैं। इन धाराओं को हम जो किस नाम से जानते हैं? वितरिकाएं नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आप जानते हैं? कुछ पॉइंट है, आप याद कीजिएगा। दोआब का मतलब कैसे? जैसे दोआब क्या इसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमने अभी बात किया था, जैसे मान लीजिए ये एक नदी बह रही है और एक नदी ये भी जो है वो बह रही है, ठीक है, और ये दोनों बहते बहते जैसे मान लो ये नदी यहाँ तक गई फिर यहाँ से मुड़ गई, तो खैर मुड़ने वाले पॉइंट को आपको याद नहीं करना। अब देखिए जैसे मान लेते हम इसको गंगा नाम रख लेते हैं इस नदी को, वैसे गंगा इधर रख लेते हैं, इधर यमुना रख लेते हैं। चलिए इधर हम यमुना रख लेते हैं। तो गंगा और यमुना नदी के बीच वाले जो मिट्टी का जो भाग होगी ना, जो समतल भूमि या जो भी जिस प्रकार की भूमि होगी, इसी भूभाग को हम क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आप ये याद रखना, दो नदियों के बीच वाले भूभाग को हम दोआब बोलते हैं। तो दोआब का अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच का भाग को हम बोलते हैं दोआब। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो जोड़ आब, अर्थात आब का मतलब होता है पानी। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पंच का अर्थ है पांच और आब का अर्थ है पानी। ठीक है, आपको पता है कि 5 नदियों वाला है इसलिए उसको हम पंजाब भी बोलते हैं। चलिए
आगे की हम अगर बात करें तो उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। किसको? उत्तरी मैदान को कितने उपवर्गों में बांटा गया है? 3 उपवर्गों में बांटा गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इन मैदानों का बहुत बड़ा भाग जो पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां में आती हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये आप याद कर लेना कि सिंधु नदी के सहायक नदी कौन कौन से हैं। तो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलुज है, जो हिमालय से ही निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक मात्रा में है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो है वो भाग जो है बहती है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। गंगा के मैदान का जो विस्तार है वो घग्गर नदी तथा तीस्ता नदी के बीच। तीस्ता नदी कहाँ? आप देखेंगे पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में जो है तीस्ता नदी बहती है। चलिए मैं आपको एक बार मैप को दिखाई देता हूँ। मैप में आप देखेंगे, यहाँ देखिए ये मैप है ना। अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो है तीस्ता नदी बहती है, वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ये तीस्ता नदी का क्षेत्र है, ठीक है। तो जो यहाँ पर नहीं दिया, बंगाल के खाड़ी में जो तीस्ता नदी चली जाती है, इसीलिए पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में अक्सर तीस्ता नदी को लेकर के झगड़ा भी बना रहता है पानी को लेकर के, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कहाँ थे, तीस्ता नदी पे, घग्गर तीस्ता नदी पे। उसके बाद क्या है कि यह उत्तरी भाग में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। तीस्ता वाला भाग जो था पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसकी पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है वो कहाँ ज्यादातर स्थित है? तो असम में स्थित है। उत्तरी मैदान की व्याख्या समांतर इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थलों के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधताएं हैं। आकृतियां भिन्नताओं के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरने समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? भावर के नाम से जानते हैं। सभी सरिताएं इस भावर पट्टियों में विलुप्त हो जाती हैं और इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा एक मिनट, नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे हम लोग तराई का जो है तराई नाम देते हैं, ठीक है, जिसे हम तराई कहते हैं। यह वन प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को जो है वो काट दिया गया। इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क की जो है वो स्थापित की जाती है, या दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति भी जो है आपको देखने को मिलेगा। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ मृदा का बना हुआ है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसे आकृतियां जो है प्रदान करते हैं। इस भाग को हम लोग भांगर के नाम से जानते हैं और इन क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में हम लोग कंकर के नाम से जानते हैं। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेप को हम लोग किस नाम से जानते हैं? खादर नाम से जानते हैं और इसका लगभग प्रत्येक वर्ष जो है वो पुनर्निर्माण होता है, इसीलिए उपजाऊ होते हैं और ये गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। तो मिट्टी पानी जो है हर बार मिट्टी लेके आती है, तो हर बार इसकी निर्माण होती है। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभागों का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटी एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों तक या आप कह सकते हैं भागों पर फैला है।
उसे मध्य उच्चभूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुरा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। आप ये सब देखिए, विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुरा श्रृंखला से तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। अरावली पहाड़ी आप राजस्थान वगैरह में देख सकते हैं। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाती हैं। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वे इन क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्चभूमि पश्चिम से चौड़ी लेकिन पूरब में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके और पूर्व के विस्तार को हम लोग दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार जो है उसको भी दर्शाते हैं। फिर दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुरा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इस पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें तथा दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचे एवं पूरब की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटे नागपुर पठार से अलग हो जाता है। पश्चिम से पूरब की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलियां गारो, खासी और जगतिया है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट जो है वो स्थित है, जैसे हम आपको मैप में दिखाए भी थे। पश्चिमी घाट पश्चिम तट के समानांतर स्थित हैं। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट की स्थिति भी आप ज्ञात करें, वो आपको मैप में दिख जाएगा। फिर यहाँ पर है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। जो पश्चिमी, मान लो ये वाली जो है वो भारत की मैप है, तो ये वाली जो घाट है ना वो अपेक्षाकृत ऊंचे हैं। ठीक है, किसके कंपेयर में? पूर्वी घाट के। तो पूर्वी घाट कम ऊंचे हैं, पश्चिमी घाट जो है वो ज्यादा ऊंचे हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि इधर वाले भाग जो है वो झुकी हुई है, लेकिन इधर वाले भाग जो है वो उठी हुई है थोड़ा सा। ठीक है, तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर का औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। देख रहे हैं आप, 300 मीटर मिनिमम है और मैक्सिमम की बात करें तो 10 जो है 1000 मीटर जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक जो है, और पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, जबकि पश्चिमी घाट में हमने देखा था इसका विस्तार सतत है। आप यहाँ पे कहाँ पे हमने ये बात किया था कि उसका जो विस्तार है वो सतत है। क्रमशः पूर्वी घाट इतना है, पश्चिमी घाट पश्चिम सीमांत से नहीं भारत के ठीक है, तो हमने अभी बात की थी कि पश्चिमी वाले जो भाग हैं वो सतत हैं, जबकि पूर्वी वाले भाग जो सतत नहीं है। ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया और पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाने जाते हैं। सतत मतलब होता है एकदम डायरेक्टली, और जो सतत नहीं है उसे कट कुट, जैसे माने ये घाट आ रही है, बीच में नदी जो है वो काट रही है, तो ये होती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे कि अन्नाईमुडी 2695 मीटर। फिर अगर हम बात कर लें तथा डोडा बेटा, इसका क्या है 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो है आपका महेंद्रगिरी। आप ये याद रख लेना कि यहाँ पे पॉइंट है कि
पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो महेंद्रगिरी, जो कितना है 1500 मीटर जो है वो ऊंचा है उसका। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराई तथा जावेरी की पहाड़ियां स्थित है। ठीक है, फिर आपको क्या बोलते हैं, उगमंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोयनिकाल जैसी प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र पे आप ज्ञात करना है। आप मानचित्र, अगर आपके पास एटलस है तो आप वहां भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसमें बुक में जो दिया हुआ है आप उसमें भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इस सारे जो है मैप सीरीज के लिए अंतर्गत लेके आएंगे। इस चैप्टर में उतनी मैप नहीं दी हुई है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता क्या है कि यहाँ पाई जाती है कौन सी मृदा, काली मृदा, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर, जो मृदा है उसके कितने प्रकार है, मृदा के जो है प्रकार आप हमें कमेंट में बताइए और लिख करके बताइए कितने प्रकार, जितने प्रकार बोले उतना नाम लिख के बताइए। ठीक है, इसकी उत्पत्ति जो है ज्वालामुखी से हुई है। ज्वालामुखी तो आप जानते होंगे, इसके इसलिए इसे शैल आग्नेय भी बोलते हैं। वास्तव में इन शैलों के समय के साथ अपरदन हुआ है, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियां हैं। ये गुजरात से लेकर के दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय मरुस्थल के बारे में। तो अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारों पर थार का मरुस्थल स्थित है। हमने आपको मैप पे दिखाया भी था थार मरुस्थल। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से कम वर्षा जो है वो होती है। यह शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन भी हो जाती हैं, ढक जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल लूनी ही इस क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जो थार मरुस्थल वाला क्षेत्र जो है उसमें लूनी जो है वो सबसे बड़ी नदी है। इसके पश्चात हम बात कर लेते हैं बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला। बरकान जो है वो क्या है, अर्धचंद्राकार बालू का टीला है। तो हम बरकान का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप जैसलमेर जाएंगे जो राजस्थान में है तो आप वहां पर जो है सो आप देख सकते हैं किस चीज को, तो आप देख सकते हैं बरकान को। ठीक है, ना अब बात कर लेते हैं हम तटीय मैदान की। तटीय मैदान होता क्या है। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट या यूं कहें पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, जिसमें आपको मुंबई और गोवा है, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट के नाम से जो है हम लोग जानते हैं। बंगाल के खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल। बंगाल के खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान जो है वो चौड़ा है एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग जो है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। ठीक है, अब ये पॉइंट है, आप इसको याद रखना। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये ओडिशा के महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तो आप याद रखना, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में कौन सी है, तो चिल्का झील है। ठीक है, और यह कहाँ किस राज्य में है, तो ओडिशा में है। किस नदी डेल्टा में है, तो महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं द्वीप समूह के बारे में। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत के 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है भारत में। क्या आप इन द्वीपों समूहों को पहचान सकते हैं। ये चैप्टर जो है, ये वाला जो पॉइंट हम पहले जो पढ़ाए थे एक्सरसाइज उसमें भी हमने बात किया है। नाउ केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को आप ज्ञात कीजिए। अगर आप जैसे मान लो ये आप भारत देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको लक्षद्वीप दिखेगा और ये वाला जो है अंडमान निकोबार द्वीप आपको
दिखेगा, वो भी एक वही है। द्वीपों का एक समूह, यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इसको जो है सो लका द्वीप या ये कह सकते हैं मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप, एमोन द्वीप जो के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप जो है वो रख दिया जाता है। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि लक्षद्वीप का नाम कब लक्षद्वीप रखा गया, तो 1973 में। यह 32 किलोमीटर जो है वर्ग में फैला है। ये छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय, कावारत्ती द्वीप जो है वो लक्षद्वीप का प्रशासनिक है, और यूं कहें लक्षद्वीप का राजधानी भी जो है आपका कावारत्ती देखने को मिलेगा। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए, जो हमने आपको यहाँ पर बात किया है इस मैप में, ये वाली इसकी। तो ये अंडमान व निकोबार द्वीप है। यह द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ है, उत्तर अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। मतलब ये जो बटा हुआ ऐसे करके, तो ये अंडमान हो जाएगा उत्तर में, और नीचे में निकोबार जो है वो नीचे वाली भाग। यह माना जाता है कि यह द्वीप जो है वो समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। यह द्वीप समूह जो है क्या है, निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। तो मान लो ये पर्वत है, मान लो ये पर्वत है। अब यहाँ तक जो है ना वो पानी आ गई, मान लो ये पानी आने का ये सब डूब गए, तो ये छोटे छोटे बच्चे ना, ये वाली भाग इसी चीज को आप बोला, तो ये कोई पर्वत है, तो यही पर्वत कौन है, निमज्जित पर्वत ये वाला है। ठीक है, और जो ऊपरी वाले भाग जो बच गई है पानी के ऊपर, उसी को द्वीप बोल दिया गया। तो यह द्वीप छोटे देशों की सुरक्षा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ये बात कर लेते हैं आगे चैप्टर पेज खोलने से पहले परवाल के बारे में। परवाल क्या होता है? परवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं, जो कि समूह में रहते हैं, अकेले नहीं रहते, दो चार के साथ रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अवस्था टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्ट शिशु आकार वाले रोधिकाएं होती हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आपको ये भी मिल गया है, जो ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कौन से प्रवाल का है, तो रोधिका प्रवाल का है। ठीक है ना। अब ये क्या है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि इन द्वीपों के समूहों को पाए जाने वाले पादप जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत के समीप स्थित है, जहाँ एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगल से आच्छादित है, मतलब घने जंगल इसके ऊपर फैला हुआ है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है, आप इसको याद कर लीजिए। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बैरेन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, तो भारत में एकमात्र जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, जो क्या है, बैरेन द्वीप पर स्थित है। कहाँ पे, तो अंडमान निकोबार में। अब यहाँ पे विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभागों की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों में प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार है। इसके प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार है, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं जो है वो प्रदान करती है। यहाँ पे अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम आपको यहीं पे बता देंगे, और हम आपसे ये चाहते हैं कि अब आप क्या करें, पेन और कॉपी लेके आ जाएं। इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम आंसर जो है आपको हम लिखवा देते हैं और आप लिख लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या रहा है कि एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, हम उसको क्या बोलेंगे? तो तट तो हम उसको बोल नहीं सकते,
द्वीप जो है हम उसको बोल सकते हैं द्वीप। द्वीप में तो जैसे मान लो ये द्वीप है तो चारों ओर से घिरा हुआ है, इनमें से कोई ना, और एक प्रायद्वीप है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्रायद्वीप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वत का संयुक्त नाम जो है वो आपको बताने के लिए बोल रहा है। तो जो म्यांमार की सीमा को जो निर्धारण करने वाली है उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त पर्वत को, तो हम उसको बोलते हैं पूर्वांचल, क्योंकि पूरब की तरफ है तो हम उसको पूर्वांचल बोल सकते हैं। और इसमें अगर पर्वतों के संयुक्त नामों की अगर हम बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं जो है पटकई, पटकई आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर हम बात करें तो नागा आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर आप देखेंगे तो इसमें मीजो देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आपको इसमें देखने को मिलेगा मणिपुर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को हम किस नाम से जानते हैं, या फिर यहाँ कह सकते हैं क्या कहते हैं। तो हमने ये बात किया था कोंकण जो है वो हम इसको बोलते हैं, जो मुंबई गोवा में हमने अभी आप देखा भी था, कोंकण मुंबई गोवा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है। तो हमने ये आपको देखा भी था कि महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा जो है वो शिखर है। इसका हम ऊंचाई भी देखे थे, 1500 मीटर जो है इसका ऊंचाई, 1500 मीटर। ठीक है, तो यहाँ तक ऑब्जेक्टिव आपका हो गया। अब हम सब्जेक्टिव पे चलते हैं। सब्जेक्टिव थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो हम देखिए पहला क्वेश्चन आपको, दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भावर क्या है। चलिए आप लोग लिखिए। आप लोग जो है क्वेश्चन संक्षेप में उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए आंसर लिखिए। हिमालय से हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय, पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक ढाल पर, शिवालिक ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में, 8 से 16 किलोमीटर के चौड़े पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है, गुटिका का निक्षेपण करती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हिमालय से निकलने वाली नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़े पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे ही हम लोग भावर के नाम से जानते हैं, इसे ही हम लोग भावर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको बताना है। चलिए लिखिए आंसर दूसरा का। हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में, पहला जो आपका आएगा इधर तो वो होगा आपका महान, महान हिमालय। ठीक है, पहला होगा महान हिमालय। दूसरा अगर आप महान हिमालय भी या तो आप हिमाद्री भी हो सकता है। ठीक है, महान हिमालय या फिर आप कह सकते हैं हिमाद्री, यहाँ पर हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री भी हो सकता है। अगर निम्न हिमालय की बात, दूसरा अगर पॉइंट अगर बात करें तो वो होगा आपका निम्न हिमालय। और लास्ट वाले जो होगा वो आपका होगा हिमाचल। ठीक है, या यूं कह सकते हैं आपको शिवालिक, शिवालिक। ठीक है, ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है। तो आप इसका तीसरा क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, अरावली, अरावली और विंध्याचल, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियां जो है इसमें आपको स्थित मिलेगा। लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, भारत में उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं, प्रवाल भित्ति के हैं। तो हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि जो लक्षद्वीप जो है वो द्वीप जो है आपका प्रवाल भित्ति वाला है। ठीक है, तो यहाँ भी आपका हो गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करें। निम्नलिखित क्वेश्चन का जो है अंतर जो है स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है बांगर, दूसरा है आपका खादर। तो चलिए हम इसका जो है आंसर लिखते हैं। चलिए, अगर आपको स्पीड हो रहा है ना तो आप वीडियो को पॉज कर लें फिर आप लिख लें। बांगर का जो अंतर है वो आप देखिए,
पुरानी जलोढ़ मृदाएं को पुरानी जलोढ़ मृदाएं, या यूं कह सकते मिट्टी भी आप लिख सकते हैं, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बांगर कहते हैं। ठीक है। और खादर की हम बात कर ले तो नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं। समझ में आ गया ना? बांगर, बांगर मतलब जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और जो खादर का मतलब जो नई जलोढ़ मिट्टी है। तो इस दोनों का आंसर आपको मिल गया। अब हम बात में पूर्वी घाट तक पश्चिमी घाट, दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका है पूर्वी घाट तक पश्चिमी घाट में भी आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो इसका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आंसर, क्योंकि पूर्वी घाट और पश्चिम घाट के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग लिखिए पूर्वी घाट में लिखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी सिरे पर पूर्वी घाट स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी सिरे पर पूर्वी घाट जो है वो स्थिर है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम ऊंचा है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की अपेक्षा जो है वो कम ऊंचा है। ठीक है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई जो है वो 600 मीटर है। ठीक है। अब अगला लिखिए पश्चिमी घाट के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी सिरे पर पश्चिमी घाट स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी सिरे पर पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिम तट के समानांतर स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। यह सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। यह सतत है एवं, या यह कह सकते यह सतत है, इसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। हो गया। अब अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन? इसका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन की, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन की, इसका भी आंसर आपको उत्तरी मैदान में देखने को मिल जाएगा। इस सब पे संक्षिप्त जो है सो आपको संक्षिप्त विवरण है मध्य हिमालय, मध्य उच्च भूमि और भारत के द्वीप समूह। तो ये भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पे तो इसके बाद तो ये आपको मानचित्र कार्य है, मानचित्र और ये क्रियाकलाप है, तो ये मानचित्र देख करके आपको समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप लिखा दीजिएगा, हम आपको इसका आंसर जो है वो देने का कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।